प्यारे बच्चों नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के अध्याय 7 के पाठ पदार्थों के पृथक्करण पर चर्चा करूंगी। यह इस पाठ का अंतिम वीडियो है और आज हम लोग इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, खाली जगहों को भरना है। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को, तो बच्चों धान के दाने जो डंडियों में लगे रहते हैं, तो डंडियों को एक कठोर सतह पर पीटा जाता है जिससे कि डंडियों से दाने अलग हो जाते हैं। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को, यहाँ हम लोग दूध को छान रहे हैं तो इस क्रिया को कहेंगे निस्यंदन या छानना। तीसरा है, समुद्र के जल से नमक, तो समुद्र के जल को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जाता है, तो यह हो गया वाष्पन। जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती है। यह कौन सी क्रिया हुई बच्चों? अवसादन क्रिया। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। जो ऊपर का साफ पानी है उसे धीरे से दूसरे बर्तन में अलग कर लेते हैं। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। चावल से कीड़े को अलग करने के लिए हम लोग चावल को चलनी से चालते हैं, तो यह हो गई चालन विधि। चलिए अब प्रश्न संख्या 2, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है अनुपयोगी और अवांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसे हम लोग छन्नी से चाय को छानते हैं जिससे कि चाय की पत्तियां यहाँ छन्नी में ही रह जाती हैं। चाय की पत्तियां हमारे लिए अनुपयोगी है, इसलिए हम उन्हें पृथक करते हैं। इसी तरह अनाज में जो कंकड़ मिले हुए होते हैं, इन्हें भी हम हाथ से चुनकर अलग करते हैं क्योंकि ये कंकड़ हमारे लिए अवांछनीय पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए भी हम पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं और इन उपयोगी पदार्थों का हम अलग से उपयोग करते हैं। जैसे कि दही को मथ करके उससे मक्खन निकाला जाता है। इसी तरह से हानिकारक पदार्थों को हटाने के लिए भी हम लोग पृथक्करण की विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों जल को महीन कपड़े से छाना जा रहा है जिससे कि जल में मिली हुई अशुद्धियां इसी कपड़े पर रह जाएं। प्रश्न संख्या 3, पकाने से पहले दाल के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? तो दाल के नमूने से भूसे एवं धूल के कणों को पृथक करने के लिए हम निस्तारण विधि का उपयोग करते हैं। दाल को पहले इस तरह से हम लोग पानी से धोते हैं और फिर पानी को इस तरह से अलग कर लेते हैं, तो पानी के साथ ही दाल में मिले हुए भूसे और धूल के कण भी निकल जाते हैं और यह विधि कहलाती है निस्तारण विधि। 1 कप चाय एक मिश्रण है, इसके अवयवों का नाम लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों चाय में कौन कौन से अवयव होते हैं? चाय पत्ती, चीनी और दूध। निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी
और हल्के अवयवों को अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है और इसका उपयोग किसान करते हैं हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से अलग करने के लिए। तो इस तरह से अनाज को थोड़ी ऊंचाई से गिराया जाता है। भूसा हल्का होता है इसलिए वह हवा के साथ उड़कर थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है और अनाज भारी होता है इसलिए वह इस तरह से बगल में ही गिरता है। ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किसमें पहले घुलेगी और क्यों? तो ठंडे और गर्म जल में चीनी पहले गर्म जल में घुलेगी क्योंकि ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल की विलेय क्षमता अधिक होती है। लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल का मिश्रण आपको दिया गया है। प्रत्येक अवयव को अलग करने के लिए बिंदुवार विधि लिखिए। मतलब मिश्रण में से लोहे की कांटी, नमक और तेल तीनों को अलग करना है। तो इसके लिए हम लोग बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यह मिश्रण है। तो सबसे पहले हम इस मिश्रण को इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छानने पर लोहे की कांटी छन्नी में ही रह जाएगी और मिश्रण से अलग हो जाएगी। तो इसे हम लोग कहेंगे निस्यंदन और छानना विधि। तो सबसे पहले हम लोग निस्यंदन विधि का उपयोग करेंगे। इसके बाद हम लोग निस्तारण विधि द्वारा तेल को पृथक करेंगे क्योंकि तेल जल में अघुलनशील होता है और साथ ही जल से हल्का होता है इसलिए यह जल के ऊपर तैरता है। तो तेल इस तरह से जल के ऊपर एक अलग परत बना लेता है और हम लोग निस्तारण विधि द्वारा इस तरह से तेल को अलग कर लेंगे। अब जो यह नीचे मेरा मिश्रण बच गया इसमें पानी में नमक मिला हुआ है तो इसे हम लोग वाष्पन विधि के द्वारा अलग कर लेंगे। हम लोग मिश्रण को गर्म करेंगे, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक बर्तन की पेंदी में रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निस्यंदन विधि, निस्तारण विधि और वाष्पन विधि तीनों विधियों का बारी बारी से प्रयोग करेंगे और सभी अवयवों को अलग कर लेंगे। क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो इसे आप कैसे करेंगे? तो बच्चों आटे और चीनी के कणों का आकार भी अलग होता है और इनकी माप भी अलग होती है। इसीलिए हम इसे चलनी से चालकर अलग कर सकते हैं और इस विधि को हम कहते हैं चालन विधि। तो हम आटे और चीनी को चालन विधि के द्वारा पृथक करेंगे। समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो बच्चों हम लोगों ने जाना था कि समुद्र के जल को वाष्पीकृत कर उससे साधारण नमक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग इस तरह से समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में जमा कर लेंगे। सूर्य की गर्मी से यह जल वाष्पित हो जाएगा और नमक इस तरह से गड्ढों में बचा रह जाएगा। 10वां प्रश्न, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। आप शिकंजी में बर्फ चीनी घुलने से पहले डालेंगे या बाद में? किस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? बच्चों हम लोग जानते हैं कि ठंडे पदार्थ की विलेय क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए शिकंजी बनाते समय हम लोग चीनी पहले घोलेंगे और बर्फ बाद में डालेंगे, क्योंकि जब हम बर्फ डाल देंगे तो शिकंजी ठंडी हो जाएगी और कम तापमान होने के कारण चीनी अधिक मात्रा में नहीं घुल पाएगी। इसीलिए हम लोग पहले चीनी घोल लेंगे और बाद में बर्फ डालेंगे। इसी प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। तो यह था बच्चों पदार्थों के पृथक्करण के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। इन्हें आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपके विज्ञान की पाठ के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।